वीडियो में हम ये बात देखिए कि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है राजनीति विज्ञान में द्वितीय भाग में, उसके अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का जो प्रावधान है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बेसिकली प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को आधार बनाकर 1935 का जो अधिनियम है उसमें इसकी व्यवस्था जो की गई है उसमें दो प्रावधान थे। एक तो पहला प्रावधान था कि प्रांत के जो समस्त विभाग है वो मंत्रियों के पास होंगे और जिनका उत्तरदायित्व है मुख्यमंत्री सहित वो प्रांतीय व्यवस्था के आगे प्रति होगा। दूसरा, प्रांतीय प्रशासन के ऊपर केंद्र का न्यूनतम नियंत्रण संभव हो। ये व्यवस्था 1930 में साइमन रिपोर्ट में दैत्य शासन की असफलता के कारण जो गिनाए गए उनके फलस्वरूप की गई और इसे हटाने की सिफारिश उसने की और नई व्यवस्था है उसी को प्रांतीय स्वायत्तता का जो नाम है वो दिया गया। अब बेसिकली प्रांतीय स्वायत्तता के जो दो पक्ष हैं उनमें 1919 के अंतर्गत जो दैत्य शासन है उसमें हस्तांतरित और रक्षित विषयों का जो प्रावधान था उसको समाप्त किया गया और मंत्रियों के लिए कार्य करना गवर्नर के साथ थोड़ा सहज है। कानून निर्माण के क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई। विषयों में जो संघीय, प्रांतीय, समवर्ती और अपशिष्ट के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधायिकाओं को था। समवर्ती सूची है उसमें जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया, लेकिन केंद्र और राज्य में संघर्ष होने की स्थिति में या दोनों एक ही विषय पर कानून बनाने पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा या निर्णायक होगा। लेकिन प्रांतीय जो सरकार है यदि कानून बनाते समय गवर्नर जनरल या ब्रिटिश सम्राट की आज्ञा ले लेती तो उस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। अधिनियम के द्वारा 11 में से जो 6 प्रांत हैं उनकी व्यवस्थापिकाओं को द्विसदनात्मक बनाया गया। उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा कहलाता था। पृथक प्रांतीय सेवाओं की व्यवस्था भी इसमें की गई। सिद्धांत के रूप में 1935 का जो अधिनियम है उसमें केंद्रीय सरकार से जो प्रांतों पर नियंत्रण था उससे मुक्त रखा गया और उन्हें पृथक वैधानिक सत्ता प्रदान की गई। लेकिन अधिनियम के क्रियान्वयन और गवर्नर की शक्तियों के द्वारा अंग्रेजों द्वारा शासन में हस्तक्षेप में नई कमी आई और नए प्रांतों की जो सरकारें हैं उनको स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी जो प्रांतीय स्वायत्तता का जो विषय था अंग्रेज़ों के हाथ उससे अच्छी कोई स्पष्ट या अच्छी योजना बन नहीं सकती थी। जब इसका क्रियान्वयन हुआ तो इसके कुछ सकारात्मक पक्ष हमारे सामने आए जिनमें हम कह सकते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता का जो प्रावधान है 1935 के अधिनियम की अभूतपूर्व विशेषताएँ है। इसका जो क्रियान्वयन है वो 1937 के चुनाव में किया गया। 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान है उनको कुछ हम विस्तार से जान लेते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता में विस्तृत है क्या। तो सबसे पहले अधिनियम में जो ब्रिटिश संसद पर विचार करने वाली संयुक्त प्रवर समिति थी ने प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में कहा था कि प्रत्येक प्रांत में कार्यकारिणी और एक विधानमंडल होगा जिन्हें प्रांतीय क्षेत्र में पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। साथ ही सामान्यतः यह केंद्र के नियंत्रण से मुक्त होगा। प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में जो व्यवस्थाएं की गई उसमें ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि जो गवर्नर था प्रांतों में
वो कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित की गई। उसकी शक्ति, उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और विभिन्न विभागों के मंत्रियों की परिषद उसके सहायक के रूप में काम करेगी, जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होंगे। रक्षित और हस्तांतरित विषय जो दैव शासन में थे और जिसके कारण दैव शासन असफल हुआ, उसको समाप्त किया गया। मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। प्रांतीय सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार था, वो किन्हीं अर्थों में आज के समय में जिस प्रकार प्रांतीय व्यवस्थापिकाएँ हैं, उनको जो अधिकार है या उस अधिकार का जो ये प्रयोग करती है, वैसे ही उस समय था। वो प्रावधान आज तक चला आ रहा है। अब 1935 के अधिनियम का इसी के तहत प्रांतीय व्यवस्था जो स्वायत्ता है उसका क्रियान्वयन होता है। 1937 में निर्वाचन होते हैं और अखिल भारतीय संघ की स्थापना तो चूँकि 1935 के अधिनियम के तहत हुई नहीं थी, लेकिन प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था है उसको आंशिक रूप से क्रियान्वित किया गया। यद्यपि कांग्रेस 1935 के अधिनियम के खिलाफ थी, लेकिन उसने 1937 के चुनावों में भाग लिया और जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें निर्वाचन में से 6 में उसे स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त हुआ। ये प्रांत थे संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मुंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, आसाम, बंगाल और उत्तर पश्चिम जो प्रांत है में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, जिसमें सिख, हिंदू, मुसलमान सभी थे, ने सर्वाधिक जो स्थान है वो प्राप्त किए। लेकिन मंत्रिमंडल जो बनाने पर चूँकि विवाद था, निर्वाचन के पश्चात मंत्रिमंडल निर्माण में जो हुआ, उसमें ये था कि कांग्रेस के कुछ नेता नेहरू, सुभाष चंद्र बोस पद ग्रहण करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि इससे स्वतंत्रता संग्राम की जो गति है उसमें बाधा आ सकती है। सरदार पटेल और जो गोपालाचारी है, वो मंत्रिमंडल बनाने और पद ग्रहण करने के पक्ष में थे। महात्मा गांधी ने इनकी मध्यस्थता में निश्चित किया कि यदि गवर्नर स्वायत्ता शासन है, उसमें स्वविवेक और उसके जो विशेष दायित्व है, उनकी शक्तियों का अतिशयोक्तिपूर्ण या जबरदस्ती प्रयोग न करने का यदि आश्वासन दे, तो कांग्रेस मंत्रियों के द्वारा पद ग्रहण किए जा सकते हैं। गवर्नरों के अनुसार विधान में परिवर्तन किए बिना ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा सकता था। अतः गतिरोध बना रहा और कांग्रेस ने मंत्री पद ग्रहण न करने का निर्णय लिया। लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडलों का निर्माण है, वो सत्ता में भागीदारी से इनकार करने के बाद 6 प्रांतों में जो अल्पसंख्यक दल हैं, उनके द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। 5 प्रांतों में संयुक्त मंत्रिमंडल स्थापित हुए। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन में जो समस्याएं हैं वो उठना स्वाभाविक थी, क्योंकि कांग्रेस की भागीदारी उसमें नहीं थी। इसीलिए लॉर्ड लिनलिथगो, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उसने आश्वासन दिया कि मैं भारत में संसदीय सिद्धांतों में अपनी जो चरम जो आस्था है और उन संसदीय सिद्धांत है, उनकी स्थापना के लिए अनथक काम करूंगा। और प्रांत के गवर्नरों के संबंध में उन्होंने ये आशा व्यक्त की कि वे मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करें। इन कथनों के कारण जो कांग्रेस है उस पर सकारात्मक असर हुआ और उसने मंत्रिमंडल निर्माण का निर्णय लिया। मौलाना आज़ाद ने इसे ऐतिहासिक निर्णय की संज्ञा दी। इस निर्णय के पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल जो अल्पसंख्यक दलों के बने, उन्होंने त्यागपत्र दिया और कांग्रेस बहुमत वाले 6 प्रांतों में मंत्री मंडलों ने पद ग्रहण किया।
पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी को जो मिलीजुली सरकार बनाई, सिंध में किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी, फलते गवर्नर जनरल ने प्रीमियर अल्लाह बख्श उसका बना दिया। इस प्रकार से कांग्रेस के साथ साथ हिंदुस्तान में अलग अलग मंत्रिमंडलों का जो विस्तार था वो हुआ। मुस्लिम लीग ने संसद जो मंत्रिमंडल है उनमें मुस्लिम लीग ने अपने प्रतिनिधियों को भाग लेने नहीं दिया, चूँकि उसका आरोप था हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की जांच के लिए मुस्लिम लीग द्वारा पीरपुर समिति की स्थापना की गई, जिसमें अत्याचारों की कल्प सूची प्रस्तुत की। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद है उन्होंने निष्पक्ष जांच का प्रस्ताव रखा, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। तो मौलाना आज़ाद के अनुसार ये आरोप सब निराधार थे। अब हम आते हैं कि जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है उनकी क्या उपलब्धियाँ रही, इन्होंने अपने जो छोटा सा कार्यकाल था उसमें क्या क्या अच्छे काम किए, या ऐसे कौन कौन से काम थे जो ऐतिहासिक रूप में याद किए जाते हैं, उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रियों ने गवर्नर का कम से कम हस्तक्षेप रहा। जब कांग्रेस को ये भय था कि गवर्नर अपना विवेक और जो विशेष शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करके अत्यधिक हस्तक्षेप किया जाएगा, लेकिन गवर्नरों ने मंत्रियों का काफ़ी हद तक सहयोग दिया। उनके बीच विवाद के बिंदु कम आए और कांग्रेस शासन को अपने देश में सांप्रदायिक और अन्य असहयोगी तत्वों का सामना करना अधिक बढ़ाने की गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप। कांग्रेस द्वारा विकास और पुनरुत्थान के कई कल्याणकारी काम देशवासियों के हित में चलाई। कृषकों और कुटीर उद्योगों के संरक्षण है उसके लिए कई योजनाएं चलाई, और सामूहिक उत्तरदायित्व की जो स्वस्थ परंपरा है उसका विकास भी इस जो प्रांतीय स्वायत्तता है इसके युग में शुरुआत हो चुकी थी, जो भारत में बाद में बहुत काम आए स्वतंत्र भारत में। कांग्रेस दल समय समय पर दलीय अनुशासन का भी परिचय उसने दिया। संयुक्त प्रांत और बिहार के राजनीतिक जो बंदी हैं उनको रिहा करने के प्रश्न पर गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप के विरुद्ध मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। अतः संवाद और समझौते से समस्या का हल निकाला गया। इस प्रकार से दलीय अनुशासन कांग्रेस में इस प्रांतीय स्वायत्तता के दौर में निकलकर सामने आया। सरकार ने गांधी जी की जो नई तालीम, जो शिक्षा का बेसिक बुनियादी शिक्षा का जो विचार है वो लागू कर दिया। साथ ही स्कूलों में वंदे मातरम का गीत भी अनिवार्य कर दिया। मद्रास में हिंदी भाषा अनिवार्य हो गई, जिससे सत्याग्रही जेलों में बंद थे वो छुड़वा दिए गए। किसानों की भूमि है उनको वापस दे दी गई। साथ ही अनेक जो राजनीतिक जागरूकता के कार्यक्रम थे वो विभिन्न माध्यमों से सरकार के अंदर रहकर कांग्रेस ने चलाए। इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक प्रशिक्षण है शासन का, लोकतंत्र का, संसदीय शासन प्रणाली का, वो प्रांतीय स्वायत्तता के युग में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने काफ़ी हद तक इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा जो सितंबर में हो चुकी थी 1939 में, तो वायसराय मिल्नेटू ने अपनी जो विशेष शक्ति थी उसमें ये घोषणा कर दी कि भारत ब्रिटेन के साथ हो। तो इस लड़ाई में है कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कांग्रेस का विरोध उसके मंत्रिमंडलों के जो इस्तीफा है उसके रूप में सामने आया। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। तो धारा जो 93 है उसकी शक्तियों के अनुसार गवर्नर जनरल ने प्रांतों का शासन अपने हाथ में ले लिया और संविधान को स्थगित घोषित कर दिया, देश में आपातकाल लागू कर दिया। इस प्रकार 27 महीने लगभग 2.5 वर्ष जो कांग्रेस का शासन है वह इस योजना के अंतर्गत चला।
इस प्रकार से 1935 का जो अधिनियम है वह प्रांतीय स्वायत्तता का जो मॉडल है वो अब अनेक रूपों में अनूठा अनुभव रहा, जो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का जो मार्ग है वो इसी अधिनियम की अनुप्रेरणा से अपनाया। धन्यवाद।